हेलो हेलो हेलो। ठीक, शुरू करें। चलिए आइए देखिए क्या है, क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है इसके बारे में। कल हम जो बात कर रहे थे आपको माउंटेन्स के बारे में बता रहे थे, कौन माउंटेन्स कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है, क्या नहीं है। ठीक है, तो उसमें से एक बचा रह गया था पूर्वांचल हिल्स। ये जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो छोटे छोटे बहुत सारे पहाड़ है ना, इन्हें कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, जिसमें से कुछ नाम मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पटकाई, मिश्मी, मिजो हिल्स। ठीक है, ये सब कहलाते हैं तुम्हारे पूर्वांचल हिल्स, इन्हें कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स। इधर इस साइड मेघालय में ना 3 पहाड़ियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 माउंटेन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी पोजीशन कुछ ऐसे है। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इनके नाम सीक्वेंसली क्या है, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, एक का नाम है जयंतिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों ट्राइब्स भी हैं, मेघालय में पाई जाने वाली ट्राइबल भी है, मतलब ट्राइबल सोसाइटी है, इस टाइप के ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये स्पेशलिटी क्या है, ये कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में पाई जाती है। मेघालय तुम्हारा कहाँ है? यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं मेघालय है। मेघालय में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, दुनिया की सबसे ज्यादा। ठीक है, क्यों? उसका रीजन समझो। देखो, अगर जब पहाड़ की पोजीशन कुछ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो इसके बीच बेचारा क्लाउड आके फंस गया। अब क्लाउड को जाना इधर ही है। ठीक है, उसका रास्ता ये है, बहुत करेगा क्लाउड इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। कभी क्लाउड ऐसे है कि पीछे तो नहीं चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि क्लाउड आया है, मन नहीं कर रहा है, ऐसे पीछे रिवर्स नहीं ले सकता, क्लाउड रिवर्स नहीं लेता। या तो ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बहुत करेगा, ऐसे जाएगा। अब एक इमेजिन करो कि जो पहाड़ है, माउंटेन है, इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है, जो क्लाउड यहाँ है, माउंटेन ऊपर है, तो जाहिर सी बात है इसको क्रॉस करने के लिए इसको बरसाना पड़ेगा पानी, और जब पानी बरसाएगा तो यहाँ पे जरूरत से ज्यादा बारिश होगी इस एरिया में। ये लाइन समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे इस जगह पे, और ये जो एरिया तुम देख रहे हो ना, ये एरिया, इस एरिया में बारिश जबरदस्त होती है। इस एरिया में 2 एरिया बहुत फेमस है जहां पब्लिक रहती है। एक का नाम है चेरापूंजी और दूसरे का नाम बता सकते हो? मौसिनराम। ठीक है, ये दोनों जगह है जहां पे ज्यादा बारिश होती है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 47 किलोमीटर्स ऑनवर्ड्स। मतलब पहाड़ों पे ना छोटी सी भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे मान लो कि एक ऐसा माउंटेन है, एक लोग यहाँ रहते हैं, एक यहाँ रहते हैं, ऐसे तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो मालूम चलेगा 1 किलोमीटर, लेकिन रास्ता देखोगे 10 किलोमीटर। कैसे? ये रास्ता ऐसे आता है, ऐसे आता है, बाद में घूम आता है, अरे सीधा ऐसे नहीं आ सकता, रुकेगा ही नहीं, पहाड़ पे से दिखता है, सीधा नहीं आ सकता है, ऐसा है ना। तो इसीलिए भले आपको ऑन रोड डिस्टेंस 47 किलोमीटर है बहुत पास में, तो जब बारिश होती है तो कभी ये टॉप करता है, कभी ये टॉप करता है। ठीक है, तो मोटा मोटा आजकल मौसिनराम का नाम ज्यादा आता है। आप समझ पाए कि यहाँ पे ज्यादा बारिश क्यों होती है दुनिया में? चेरापूंजी, मौसिनराम। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर बादल जब ऊपर जाते हैं तो बारिश ही क्यों होती है? ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि पहाड़ क्रॉस करते वक्त बारिश ज्यादा होती क्यों है? एक लाइन समझ आ रही है? अब इस लॉजिक को समझते हैं। देखो, एक पॉइंट तो ये समझो, जैसे मान लो ये पहाड़ है और ये तुम्हारा बादल है, बादल की अगर डायरेक्शन इधर से है तो ये एरिया में रेन बहुत कम होगी, यहाँ बादल बहुत हल्का होगा, और ये एरिया क्या कहलाएगा? रेन शैडो एरिया। इसको हम बोलेंगे रेन शैडो एरिया। मतलब यहाँ बारिश कम होती है और यहाँ बारिश ज्यादा होती है। बारिश होने का कॉन्सेप्ट समझो पहले। ठीक है, एक होती है ह्यूमिडिटी, एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये तुम्हारा आ गया साइंस वाला कॉन्सेप्ट, ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको यूं समझो
जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक टंकी है, पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 1000 लीटर। एक पानी की टंकी है जिसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर, ठीक है। अब उसके अंदर तुम कितने वाटर के वेपर्स डाल सकते हो? 1000 लीटर वेपर्स डाल सकते हो। ये लाइन समझ में आ रही ना? मतलब 1000 पानी के ड्रॉप उसमें तुम डाल सकते हो धीरे धीरे धीरे, तभी तो वो 1000 लीटर बनेगा। ये लाइन समझ आ गई? अब एक बात समझो, उसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर। अब उसके तुमने 500 लीटर उसमें तुमने वेपर डाल दिया, तो अब उसकी कैपेसिटी कितनी हो चुकी है? आप कहोगे 50% फिल है, तो 50% क्या कहलाएगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी आप जो प्रेजेंट ह्यूमिडिटी है उसको टोटल कैपेसिटी से डिवाइड करके एक जो रिलेट कर रहा है उसे क्या बोलोगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये लाइन समझ आ रही है? तो एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट तुम्हारी कितनी है? 1000 लीटर, ठीक है। अब तुमने उसे 500 भर दी है तो 50% हो गया। 700 भर दोगे तो कितना हो जाएगा? 70%। 900 भर दोगे 90%। और जैसे ही तुम 1000 भर दोगे 100% हो गई। अगर तुम उसमें तुम कुछ डालना चाहोगे टंकी बह जाएगी, ऊपर से पानी बह जाएगा। ये लाइन समझ आ रही है? तो ठीक ऐसे ही क्लाउड की कैपेसिटी है एरिया में, हवा में ऐसे एक स्पेस है इतना। अब इसके अंदर ना वेपर्स फिल हो रहे हैं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे वेपर्स पास आ रहे हैं ना। इतना बड़ा क्लाउड है, अब इसके अंदर वेपर अगर बढ़ते जाएंगे तो क्लाउड क्या होते हैं? वेपर पास आएंगे। या तो क्लाउड का साइज छोटा कर दो तो भी वेपर पास आ जाएगा। और जब पास आ जाएगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी घटेगी ना, कैपेसिटी घट गई। पहले 1000 थी, अब छोटा करोगे तो कितनी हो गई? 500। और छोटा करोगे तो 400। अब इसके अंदर पहले से ही 500 लीटर क्या था? वेपर था। तो 100 लीटर वेपर कहां जाएगा? बारिश बनके नीचे गिरेगा। ये लाइन समझ आ गई? इस तरीके से तो जब क्लाउड नीचे आता है तो वो एक्सपैंड करता है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो श्रिंक करता है। तो जब क्लाउड ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो छोटा होगा तो उसकी कैपेसिटी घटेगी, और जब घटेगी तो क्या होगा? उसमें जो पानी होगी वो इधर गिर जाएगा। लाइन समझ आ गई? ये समझ आया? तो जैसे जैसे क्लाउड ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्यों? ऊपर मौसम ठंडा होता है तो साइज छोटा होता है। तो जैसे से वो हाइट पकड़ेगा, जो बादल पहले नीचे इतना बड़ा था वो ऊपर जाके इतना हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो जैसे से ऊपर चढ़ेगा छोटा हो जाएगा। तो माउंटेन क्रॉस करते इतना छोटा हो जाएगा, सारा पानी गिर चुका। और जैसे इधर आएगा फिर फैल जाएगा। जब फिर फैल जाएगा तो वो वाटर वेपर हवा में टंगे रह जाएंगे, अब वो नीचे नहीं गिरेंगे। समझ गई बात? तो बादल दिखाई तो देगा लेकिन वो बारिश नहीं कराएगा। ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से तुम्हारा बारिश होता है। बारिश का एक कॉन्सेप्ट है। तो जब माउंटेन क्रॉस करने की बारी आती है तो बारिश नहीं करा जाता। तो एक बार अगर कोई क्लाउड माउंटेन क्रॉस करके आया है तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली तुम्हारा रेन शैडो एरिया बनाएगा। अब समझ आ गया बात? इसलिए जब मैं आपको मैप दिखा रहा था तो यहाँ पे ड्राई पोर्शन ज्यादा दिख रहा था, यहाँ ग्रीन पोर्शन दिख रहा था ज्यादा जब मैप दिखा रहा था। अब तो फिजिकल फीचर्स में क्या लॉजिक है कि धरती कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट। ये तो समझ में आता है ना? अर्थ ऐसे घूम रही है इस तरह। तो यहाँ सूरज है, जब ऐसे से घूम रही है तो जो हिस्सा इधर पड़ेगा वो सूरज के पहले सामने पड़ेगा और पीछे वाला बाद में पड़ेगा। इसीलिए इंडिया में पहले दिन होता है, अमेरिका में बाद में, क्योंकि अमेरिका एक वेस्टर्न कंट्री है। तो इस हिस्से में सबसे पहले सनलाइट आती है, सबसे पहले। फिर धीरे धीरे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब पूरी अर्थ ऐसे इमेजिन करो गोला है, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही। तो ये हिस्सा पहले सामने आएगा और ये हिस्सा बाद में आएगा। ये लाइन समझ में आया? ठीक है। तो अगर एक बात समझो, जब धरती ऐसे घूम रही है तो हवा कैसे चलेगी उसके ऊपर? नहीं समझ आया होगा। एक बात बताओ, तुम ऐसे कुर्सी पे ऐसे बैठे हुए हो, अगर बेंच पकड़ से खींचूंगा तुम किधर गिरोगे? उधर। खींचा मैंने बेंच इधर, गिरोगे तुम उधर। ये लाइन समझ आएगी नहीं? कोई ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा, मैं ऐसे खींचूंगा ऐसे गिरेगा ना। ये देखो, ये बैठा, ऐसे नहीं खींचूंगा ऐसे नहीं गिरेगा, ये खींचने के अपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा। ये लाइन समझ आ रही है? ठीक है। तो जब ऐसे धरती है, अब धरती पे ऐसे हवाएं होंगी, ठीक है। हवा एक जगह से ऊपर उठती है, हवा एक जगह से ऊपर उठती है, ठीक है। जहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी, जिस जगह पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी वहां से हवाएं क्या होंगी? ऊपर की ओर उठेंगी, ठीक है। अब ऊपर की ओर हवाएं उठ रही है, धरती नीचे से घूम जा रही है। ये लाइन समझ रहे हो? क्योंकि धरती तो इस तरह घूम रही है, तो जब वो हवाएं उठ रही है वो ऐसे घूम जाएंगी ना, इधर वाली ऐसे घूम जाएगी। ये समझ पाई ये लाइन? हाँ। जब इस पॉइंट से, इक्वेटर से हवा ऊपर की तरफ उठ रही थी, अब धरती इधर की तरफ खिंच गई तो ऑटोमेटिकली ऐसे दिखाई देगी, और जो इधर उठ रही थी वो ऐसे दिखाई देगी, है कि नहीं? हवा देखो ऐसे सेंटर पॉइंट से ऐसे उठ के ऐसे जाती है, ठीक है। जब यही चीज ऐसे खिंच जाएगा तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये जमीन इधर चली जा रही थी, तो ये ऐसे हो गई,
ये पहले सीधा जा रही थी, अब ये सीधा ऐसे हो गई, ठीक है। तो धरती पे ना विंड की डायरेक्शन है, जब तुम पूरा ग्लोब देखोगे तो ग्लोब पे ना डायरेक्शंस बनी है, कुछ डायरेक्शन ऐसे बनी होंगी, कुछ डायरेक्शन ऐसे बनी होंगी, कुछ ऐसे बनी होंगी, कुछ ऐसे बनी होंगी, ठीक है। तो इंडिया के केस में क्या होता है ना कि हवाओं की डायरेक्शन ऐसे चलती है, देखो कुछ ऐसे चलती है और कुछ इधर से। तो अब देखो ये अर्थ है, धरती इधर की तरफ घूम रही है, तो जो हवाएं होंगी वो किधर से एंटर करेंगी, इधर से एंटर करेंगी ना, ऐसे उठेंगी तो इधर से एंटर करेंगी, इंडिया की तरफ एंटर करेंगी। तो अब ये कहां से, ये हवाएं कहां वाली हैं, साउथ डायरेक्शन और वेस्टर्न वाली। साउथ वेस्ट वाली जब धरती में अर्थ में मतलब सॉरी इंडिया में एंटर करती है तो क्या बोलते हो, साउथ वेस्ट मॉनसून, और वो टूटे फूटे पहाड़ों से होते हुए इधर चली जाती है, ठीक। तो जब वो अब देखो तो यानी जब इसमें बादल इधर से एंट्री करेगा तो इधर खूब बारिश कराएगा, और तुम पाओगे कि इधर वेस्ट बंगाल इधर के एरिया में पानी अच्छा बारिश होता है, और जब आते 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 अरावली तक पहुंचता है, इधर तक कराता है, इसके पार नहीं जा पाता। जब इसके पार नहीं जा पाएगा तो क्या हो जाएगा, अरावली के उस पार डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बारिश अरावली के इस साइड तो खूब अच्छी बारिश होती है, उस साइड बारिश नहीं हो पाती, और जब गलती से इधर से बादल एंटर करते हैं वो जब ऐसे चलते हैं तो उसके पैरेलल यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ वाला पहुंच गया दिल्ली और यहाँ वाला पहुंच गया दिल्ली, और दोनों मिलकर दिल्ली में खूब बरसा देते हैं पानी। तो दिल्ली में अच्छी खासी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि आपने देखा होगा ऑन रोड नाव चल रही थी इस बार, ठीक है। बढ़िया, लाल किला के सामने नाव चल रही थी, आपने सबने देखा होगा। आप देखिएगा YouTube पे तो आजकल सब कुछ उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पे खूब बारिश हुई, मुझे तो लग रहा था कहीं यहाँ ना बरस जाए, यहाँ ना होना चले, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि यहाँ नहीं आया बाढ़। अभी टाइम है, अभी बनाइए ना, पिछली बार 24 को आई थी, आज 24 है, 25 है, तो आ सकती है, आ सकता है। कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, मनाओ सब लोग ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया में रेन एंटर करती है। अब जहां जहां रेन एंटर करे, देखो जो बादल क्लाउड एंटर करेंगे तो अब वो बारिश कराएंगे सारा। देखो हम धीरे धीरे नदी पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि बारिश होगी तो नदी बनेगी, ये बात समझो, ठीक है। तो जब यहाँ जब इधर से खूब रेन होगी तो रेन ज्यादा किधर होगी, मतलब इस एरिया में जो भी पहाड़ों में बारिश होगी इधर से इधर होगी, तो यहाँ नदियां में पानी आएगा, ठीक है। अच्छा अभी आप ना एक लाइन समझो, जो एक दो तरह की रिवर्स होती है, एक को बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, एक को बोलते हैं हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है, हिमालयन रिवर हिमालय में रहती है और पेनिनसुलर इंडिया में रहती है। ये अच्छा जवाब है, चलो ठीक है, एक तो मान लेता हूँ एक्सेप्टेबल है। दूसरा क्या डिफरेंस है, नहीं बुक तो नहीं पका पाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझो। देखो मैं बात तो वही है ना, जो हिमालय से निकलेगी हिमालय से गुजरेगी। देखो अच्छा सुनो, पेनिनसुलर रिवर इस एरिया में पाई जाती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब तापी यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो उस दोनों के बीच का हिस्सा है, ठीक है, दोनों का। पेनिनसुलर रिवर की कैटेगरी में आ जाएगा, मान लेते हैं। हिमालयन रिवर तो नहीं है ना, हिमालयन तो नहीं है, हाँ। तो समझो बात को, यहाँ जो रिवर्स पाई जाती है पेनिनसुलर, और यहाँ जो हिमालय से निकलती है हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर की खासियत पता है क्या होती है, उसमें साल भर पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में आप जब भी जाओगे साल के 12 महीना आपको पानी मिलेगा, लेकिन पेनिनसुलर रिवर में 12 महीने पानी होता है। जब बारिश होती है तब पानी आता है, क्यों, बारिश आएगी तो पानी आएगा। और हिमालयन रिवर में क्या होता है, बर्फ पिघलती है तो पानी आता है, और बर्फ तो हिमालय में हमेशा रहती है, हमेशा चिरकाल से है, अभी रहेगी। तो होता क्या है कि वहां से जब आइस मेल्ट होती है तो मेल्टेड वाटर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है, ठीक है। इसीलिए देखा जाता है कि अप्रैल मई के टाइम में नदी में पानी ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि जैसे वहां आइस पिघलेगी वैसे यहाँ पानी आ जाएगा। लेकिन आजकल गंगा नदी में पानी नहीं आ पाता ज्यादा, क्यों, क्योंकि इतने ज्यादा डैम बना दिए गए हैं, इतने डैम बना दिए गए हैं कि पानी आ ही नहीं पाता, ठीक है। बहुत सारे डैम बन गए हैं। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में पानी सीजनल है, जब बारिश होगी तब आएगा। और यहाँ पे कैसा पानी है, जब हमेशा साल भर पानी रहता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर से पानी आता है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में दो पहाड़ है, विंध्यन रेंज और इसे क्या बोलते हैं, सतपुड़ा। दो नाम याद रखने हैं आपको। इंडिया के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में दो रेंजेस हैं, एक का नाम है विंध्यन, एक का नाम है सतपुड़ा। विंध्यन रेंज में 3 पहाड़ है, विंध्यन, भारनेर, कैमूर, ठीक है।
कैमूर, वही बताया ना सर, जहाँ गए वही वाली कैमूर। महादेव, मैकाल, अमरकंटक। अमरकंटक से दो बहुत मेन नदियां निकलती हैं, ये सब तुम्हारे बुक में है, सोन रिवर, तापी रिवर। सोन और तापी, नर्मदा, नर्मदा भी वहीं से निकलती है। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। याद रख पाओगे? अमरकंटक से सोन निकलती है और नर्मदा। ठीक, ये है नर्मदा निकली और तापी, हाँ तापी सोन रिवर है। ठीक है, ये जा रही है सतपुरा रेंज। अब आओ देखो, चलो कुछ अब बनाते हैं मैप। रिवर मैप की बात कर रहा था मैं, अब जो मैं बनाऊंगा आप मेरे साथ साथ बनाते रहना। चंबल का नाम तो वैसे भी तुमने सुना होगा, चंबल का नाम, चंबल का नाम नहीं सुना? वहां डाकू रहते हैं, बीहड़, घोड़े वाले, जो घोड़े बैठ के आते हैं बड़ी वाली बंदूक लेके। आजकल तो रॉबरी वाले आते हैं छोटी सी बंदूक लेके, मुंह कपड़ा बांध के। वो लोग बकायदा शान से आते थे, घोड़ा बैठ के। अपना पेपर सबको टफ लगता है, ये फैक्ट है, और दूसरे का आसान लगता है। ये एकदम अंदर वाली बात है, सर ध्यान से। ठीक है, ये जो आपको रिवर सिस्टम दिख रहा है, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे दो मेजर रिवर्स हैं, एक गंगा रिवर है, एक यमुना रिवर है। ठीक है, तो गंगा रिवर ना देवप्रयाग से शुरू होती है। गंगा रिवर देवप्रयाग से शुरू होती है, उससे पहले समझिए, तो उसका पहले क्या नाम रहता है? अलकनंदा। सबसे पहली नदी है अलकनंदा, जो कहां से निकलती है? गंगोत्री गोमुख से निकलती है, और जब निकलती है तो उससे एक रिवर आके मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा। एक छोटी रिवर है, पहाड़ों में होता है क्या है ना, ऐसे पतली पतली नदियां आती है, बगल से एक नदी आके मिल रही होती है। जब पहली नदी मिलती है उसका नाम है धौली गंगा, और इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। इसका नाम है, मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, और जब अलकनंदा उससे आगे बढ़ती है, अच्छा यहाँ, हाँ, जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उसमें एक नदी और मिलती है, उसका नाम है नंदाकिनी। तो जब नंदाकिनी मिलती है तो उस पॉइंट को संगम कहते हैं, जहां दो नदियां आपस में मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है, उसका नाम है। तो जब अलकनंदा आगे बढ़ी तो उससे नंदाकिनी मिली, तो यहाँ बनता है नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग से जब वो आगे चलती है चलती चलती, उससे फिर एक मुलाकात, एक नदी और मिलती है, पिंडार। जैसे पिंडार मिलती है उसका नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग के जब आगे चलती है उससे एक रिवर मिलती है मंदाकिनी, तो उसका नाम वहां हो जाता है रुद्र प्रयाग। ये सब आप उत्तराखंड के वीडियोस में देखेंगे, जो वीडियो सब लोग अपलोड करते हैं, तो घूमने वाले नाम में ये सब आता है, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो यही है कर्ण प्रयाग, रुद्र, ये सब टूरिस्ट स्पॉट्स बन चुके हैं। ठीक है, अब कर्ण प्रयाग से जैसे ही रिवर अलकनंदा, अभी ये अलकनंदा है, जैसे आगे बढ़ती है तो एक जगह है जिसका नाम है ये क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में जैसे ही दो नदियां आपस में मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, जैसे भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, वैसे इसका नाम क्या होता है? गंगा। वहां पे आप देखेंगे दो रिवर ऐसे आपस में मिलती है, तो ये पॉइंट याद रखना कि जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है तो उनके बाद जो रिवर होती है वो बन जाती है गंगा। ये पॉइंट याद रखोगे कि अलकनंदा और किसके, भागीरथी के मिलने से जो नदी बनती है वो है गंगा रिवर। ठीक है, उसी के पैरेलल पीछे एक और नदी है, उसका नाम है यमुना। वो कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री क्या है? ग्लेशियर का नाम है। गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर का नाम है, ये ग्लेशियर्स के नेम है। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो देवप्रयाग मिलती है। हाँ, और ये जो लाइन है ये गंगा है। हाँ, ये गंगा, यहाँ से गंगा चल रही है, इधर इधर इधर। तो गंगा ना उत्तर प्रदेश में जब एंटर करती है तो कन्नौज एरिया में उससे एक छोटी नदी आके मिलती है, उसका नाम है रामगंगा। ठीक है, और वो फिर नदी पूरे उत्तर प्रदेश को ट्रैवल करते हुए कहां पहुंचती है? फाफामऊ प्रयागराज। ठीक, फाफामऊ प्रयागराज गंगानगर के बगल, अपने पड़ोस में। ठीक, सच बता रहे हैं, ये रियल बात है। अभी आपको ये पोजीशन देखनी है ना, कहाँ देखना है? वो डिवाइडर जग खड़े देखना दिखाई देगी, एकदम सामने आपको दिखाई देगी, ये वही लोकेशन है। यहाँ का ही अपनी कोचिंग है। ठीक, गंगा जी के बगल इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब बगल में यमुना रिवर आ रही है। देखो यमुना नदी आ रही है, तो यमुना नदी से कौन सी मिलती है? टून्स, हिंडन, चंबल। ये कहाँ की है? ये एमपी साइड से आती है रिवर्स। ये रिवर्स हमारी एमपी साइड से आके यमुना में मिल जाती है, और उससे मिलती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ऐसे याद रखना। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यहाँ पे जो तुम्हें चंबल रिवर है ना, ये किसके लिए फेमस है? चंबल एरिया डाकू के लिए फेमस है। चंबल रिवर फेमस है मगरमच्छों के लिए।
ठीक है, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, चंबल रिवर किनारे से बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। खाते नहीं, जब आप जाएंगे तो खाएंगे। ठीक है, अभी एक दिन मैं बता भी रहा था आप लोगों को किसी दिन कि इसी रिवर के आसपास एक एरिया है, ठीक है, वहां पे ना क्रोकोडाइल का पार्क बना हुआ है, मतलब उस पार्क में क्रोकोडाइल रहते हैं। ठीक है, जब बाढ़ आई तो बाढ़ का पानी भर गया पार्क में, तो पानी जब ऊपर आ गया तो वो पार्क से बाहर आ गए, और बाहर आके कहाँ गए थे, एक इलाके में घुसे थे मध्य प्रदेश के शिवपुरी एरिया में। तो शिवपुरी एरिया में लोग गली के अंदर मगरमच्छ पकड़ रहे थे, देखा था। हाँ, और वो था एमपी शिवपुरी का, लोग कह रहे थे है प्रयागराज शिवकुटी का। एक्चुअल में वो एमपी मगरमच्छ का जो वीडियो पिछले साल वायरल हो रहा था 2 साल पहले, वो एमपी शिवपुरी का था, जो चंबल नदी के मगरमच्छ थे जो पहुंच गए थे तुम्हारे उस गली के अंदर, एमपी शिवपुरी में पकड़ वहां रहे थे। लोग बता रहे थे शिवकुटी मिला, शिवकुटी मिला। और चले शिवकुटी वाले से मगरमच्छ पकड़ रहे हैं, हद है। हाँ, टेंशन हो जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत फेमस है। और ये आती है यमुना, तो यानी एक मोटा मोटा बात कहें तो चंबल का पानी यमुना में, यमुना का पानी गंगा में, तो गंगा में मगरमच्छ आ सकता है। चिंता मत करो, नहीं आएगा, वो अपने हैबिटेट को छोड़ के इतना दूर नहीं जाते, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो यमुना, सिंध, बेतवा, केन, ये सब तुम्हारी वो रिवर्स है जो अभी मैंने एक माउंटेन बनाया था विंध्यन रेंज, वहां के पास से निकलती हैं। एक पहाड़ी का नाम लिखा था अमरकंटक, वहां पास से निकलती है। उसके आसपास कैमूर हिल्स, तो कैमूर से कौन निकलती है, केन, इसीलिए इसका नाम है केन रिवर। ठीक है, वहां से रिवर निकलती है केन। अब यमुना जब आती है ना तो पूरी फोर्स के साथ कहां मिलती है, नैनी प्रयागराज में। वो जो नैनी का ब्रिज बना है ना, वो यमुना नदी बना हुआ है। ठीक है, और झूसी वाला पुल कहां बना हुआ है, गंगा नदी बना हुआ है। कभी जब आप संगम जाना तो नोटिस करना, एक तरफ आपको सस्पेंशन ब्रिज दिखाई देगा और वहीं पे खड़े हुए देखना दूसरी तरफ झूसी वाला पुल दिखाई देगा। उन दोनों पुल के बीच का जो एरिया दिखाई देता है वो है संगम। मतलब यहां कहीं बना होगा झूसी वाला ब्रिज, यहां बना होगा नैनी वाला, और ये एरिया है आपका संगम, जिसे कहा जाता है प्रयागराज संगम। समझ आ गई बात? तो दोनों नदियां कहाँ आके मिलती है, यमुना और गंगा आके मिलती है, प्रयागराज संगम इलाहाबाद में आके मिलती है। यहां से जैसे रिवर आगे बढ़ती है तो उससे लखनऊ की बहुत फेमस नदी मिलती है गोमती। तभी तो आपने सुना होगा एक्सप्रेस का नाम गंगा गोमती, कि गंगा इलाहाबाद की, गोमती लखनऊ की, तो यहां से ट्रैवल करती है तो उसका नाम पड़ जाता है गंगा गोमती एक्सप्रेस। गोमती लखनऊ की नदी है। जब वो आगे हाँ, तो अब जैसे नदी आगे बढ़ती है तो उससे मिलेगी घाघरा, फिर मिलेगी सोन, फिर गंडक, फिर कोसी। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी रिवर है, सोन रिवर। सोन बहुत चौड़ी रिवर है, ठीक है, बहुत बड़ी है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके पानी में सोना मिलता है। हाँ, इसके पानी में गोल्ड के पार्टिकल्स मिलते हैं सोन रिवर के। ठीक है, ये सोन नदी, इसीलिए इसका नाम क्या है, सोन रिवर इसका नाम। हाँ, बस गंगा जी में उतरो, पहुंच जाओगे कुछ देर के बाद। नाव लेके उतर जाओ। बिहार से पहले, बिहार एरिया में शायद लग जाती है। जब यहां से क्रॉस करोगे तो बिहार एरिया में पहुंचोगे तो में सोन रिवर मिलेगी, उसमें ब्रिज ही बना हुआ है सोन रिवर पे। ठीक है, जब आगे बढ़ोगे तो गंडक मिलेगी, फिर कोसी। कोसी को पता है क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार, सुना है, बिहार का शोक कहते हैं कोसी रिवर को। क्यों? क्योंकि वो अपना पाथवे चेंज करती है, कभी इधर से बहती है कभी इधर से। जब देख लेती है कि पब्लिक इधर घर बना ली है, इधर से बहना शुरू करती है। जब लगता है इधर घर बना ली है, इधर से बहती है, तो क्या होता है, बड़ा नुकसान होता है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं बिहार वाले, ये अफसोस की नदी है, मतलब शोक रिवर है। कभी इधर मुड़ जाती है। हाँ, यही है कोसी रिवर, बिहार में मुड़ जाती है। अभी कल ये परसों की घटना है, आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश हुई, और कम से कम नहीं तो बड़े बड़े कई इमारतें से लाइन से पूरी गिर पड़ी ऐसे। ठीक है, हाँ, मतलब बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक साथ गिर पड़ी, पूरी ऐसे समा गई नीचे, और काफी हैवी बड़ी बिल्डिंग्स थी। कैसे लोग रहते हैं, डर लगना है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहां से जब इसके बाद आगे जाएगी ना तो एक जगह है, मैंने बनाया नहीं है लेकिन बता दे रहा हूं, इधर बात नहीं करते, यहां समझिए। इसके बाद का पोर्शन क्या है, इसके बाद वो पहुंचेगी फरक्का। फरक्का जगह कहां है, वेस्ट बंगाल। और फरक्का से नदी 2 हिस्सों में बढ़ती है, एक को बोलते हैं हुगली, एक को बोलते हैं भागीरथी। ठीक है, हुगली रिवर पे ही तुम्हारा ब्रिज बना है, हावड़ा ब्रिज, और एक रिवर का एक हिस्सा कहलाता है बांग्लादेश।
तो यहाँ के बाद वो इधर साइड बांग्लादेश बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश एक्चुअली बंगाल का ही पार्ट था। आपको पता हो तो 1905 तक तो बंगाल का ही पार्ट था। बाद में पार्टीशन में अलग हुआ था ना, याद है, कहानी सुना होगा। तो जो कभी तुमने सुना है कि पश्चिम, सॉरी, जो बंगाल है उसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, नोटिस किया है? तो ईस्ट बंगाल कहाँ है? कभी सोचना। एक्चुअल में ना जब पार्टीशन किया गया था तो दो बंगाल बनाए गए, एक बनाया गया वेस्ट बंगाल, एक बनाया गया ईस्ट बंगाल 1905 में। तो फिर क्या हुआ कि 1911 में उसको कैंसिल कर दिया गया और दोनों बंगाल को एक कर दिया गया, वेस्ट और ईस्ट को दोनों एक कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जब फिर देश आजाद हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो एक आदमी था, उसका नाम था रेडक्लिफ। रेडक्लिफ को बुलवाया गया, कहे आइए आपको पार्टीशन करना है। तो वो थोड़ा सा पता नहीं सनकी टाइप का रहा होगा और ऐसा पार्टीशन किया कि पार्टीशन की दीवार किसी किसी के बीच से चली गई, घर के बीच से। मतलब उसका आधा घर पाकिस्तान में चला गया, आधा घर इंडिया में। इस तरीके से पार्टीशन कर दिया, इस लेवल का पार्टीशन कर दिया। कहां पहाड़ से चली गई, कहां नदी से चली गई, पता नहीं चल रहा है। ऐसे मैप लिया, कहा ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया, इधर से बांट दो, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया। तब उसने दो पाकिस्तान बनाए थे, पता हो तो आपको। जो ईस्ट बंगाल था उसको बना दिया गया ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम पे, ठीक है। जो पहले पार्टीशन में 1905 में बांटा गया था ना, उसी को बाद में उसने 1947 में क्या कर दिया था, ईस्ट पाकिस्तान कर दिया था। बाद में 1972 में इंडिया ने जब उसको आजाद कराया तो वो ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया था, बांग्लादेश। ये सेंस, ठीक है। तो जो आप जिसको आज बांग्लादेश कहते हो, एक्चुअली वही क्या था, ईस्ट बंगाल। लॉजिक समझ में आया कहानी? पहले ईस्ट बंगाल था, पार्टीशन में दोबारा एक हुआ, जब देश आजाद हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। जब फिर 1972 आया, आजाद हुआ, तो क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो जो तुम्हारा और जो हमारा ये बंगाल था, वो जिस देश को वेस्ट बंगाल बोले तब से वेस्ट बंगाल है वो। मतलब वो अपना नाम ही करेक्ट नहीं कर रहा है, वो आज भी WB चल रहा है, वेस्ट बंगाल के नाम से चल रहा है, पश्चिम बंगाल। तो वो एक्चुअली अब पश्चिम दक्षिण नहीं रह गया है, अब वो सिर्फ बंगाल होना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो वेस्ट बंगाल ही चल रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जो रिवर यहाँ गई है ना, वहीं पे तुम्हारा हावड़ा ब्रिज है, कोलकाता का बहुत ही शानदार ब्रिज बना हुआ है, जिसको आप हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हो। एक आइकॉनिक ब्रिज बना हुआ है। और एक रिवर चली गई बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब रिवर जाती है ना, तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। और पद्मा रिवर किससे आगे मिलती है, ब्रह्मपुत्रा से। और ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद क्या हो जाती है, जमुना। नॉट यमुना, इट्स जमुना। और जमुना कहां जाती है, समुद्र से जब मिलती है ना, वैसे फैल के बहुत बड़े एरिया को मिट्टी फिल करती है, जो बनाती है सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। जहां नदी समुद्र से मिलती है ना, जिस पोर्शन पे, उस पोर्शन में मिट्टी बहुत सारी जमा हो जाती है, और वो मिट्टी क्या होती है, नदी द्वारा लाई गई होती है, तो बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है, बहुत नई मिट्टी होती है। तो समुद्र और पानी के बीच जहां नई मिट्टी बने के नया मैदान बना होता है, उस एरिया को बोलते हैं डेल्टा। साला के बाद इसे कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा की खासियत क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा। किसके लिए फेमस है, दो चीजों के लिए फेमस है सुंदरबन डेल्टा। व्हाइट टाइगर, टाइगर के लिए तो मध्य प्रदेश फेमस है, व्हाइट टाइगर के लिए सुंदरबन डेल्टा। और हाँ, उगा सकते हो, उगाओ, बचोगे तो खाना भी है। बात ये है, ऐसा नहीं है, चावल खेती होती है, चावल खेती होती है। अब गेहूं उगाना न उगाना उनके ऊपर, क्योंकि ना पानी उसमें चढ़ता उतरता रहता है। सुंदरबन डेल्टा के अंदर क्या लॉजिक है ना, हाई टाइड में पानी डूब जाता है, फिर उतरता है, तो वहां पे चावल की खेती होती है। अब गेहूं करते हैं कि नहीं करते बात की बात है। आप सुना होगा पूरे वेस्ट बंगाल में चावल बहुत फेमस है, मच्छी भात बोलते हैं, ठीक है, मछली चावल बहुत फेमस है वहां पे। और इतना फेमस है मछली कि मछली लेके टांग के तार में सुखवा के पापड़ बना लेते हैं और उसको साल भर खाते हैं। अच्छा, साल भर के 10 साल खा लो, 10 साल खाइए। मछली लेना है और ऐसे मुंह में फंसा के ऐसे टांग के सुखवाते हैं कपड़े की तरह। सूखने के बाद कौन सा बदबू करेगा, हाँ, सूख के तो चुईया मर के टाइट हो जाती है, बदबू नहीं करती। वो कहां से करेगी। तो जब वो सूख के अकड़ जाती है ना, वो ड्राई फिश, उसको बेचते हैं और वो हर जगह बिकती है ड्राई फिश। हाँ, मैं खाते ही नहीं, क्या बताऊं कैसी लगती है ड्राई फिश। तो अब समझ में आया यहाँ तक।
ये क्या है? गंगा रिवर सिस्टम है। गंगा नदी कहाँ जाती है, कैसे जाती है, कहां से निकली, और टोटल लेंथ कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर। गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। बांग्लादेश में बहता जरूर है, लेकिन इंदस का 2880 2880। गंगा की टोटल लेंथ इंडिया के अंदर कितनी है? 2525 किलोमीटर इन लेंथ। गंगा के किनारे बसने वाले कुछ फेमस शहरों के नाम बताइए। एक तो प्रयागराज, दूसरा गंगा नदी के किनारे बसने वाले कुछ फेमस शहरों के नाम। एक तो प्रयागराज, दूसरा कौन? वो कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश, वो यहाँ है साउथ इंडिया। कहाँ? इलाहाबाद एक हो गया। और बताओ जो सुना हो, जो गंगा के किनारे बसा हो। अरे यार, काशी, काशी बनारस, काशी बनारस। क्या? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। हरिद्वार, हरिद्वार है। हरिद्वार, काशी, इलाहाबाद, उसके बाद पटना, बलिया, ठीक, कलकत्ता, गंगा नदी किनारे पड़ता है सब। ये पता रहना चाहिए कौन कौन, कुछ फेमस साइट्स के नाम कौन कौन है। यमुना नदी किनारे बताओ। यमुना नदी किनारे कोई फेमस शहरों के नाम बताओ। आगरा, बहुत सही। एक, इलाहाबाद, दो, आगरा इलाहाबाद। उसके अलावा मथुरा, मथुरा यमुना नदी किनारे। दिल्ली, दिल्ली में यमुना बहती है। पीछे से कहें, यमुना बहती है, ठीक। दिल्ली, मथुरा, आगरा, अपना प्रयागराज, ये सब यमुना नदी किनारे बसने वाले इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। तुमको मैप में लोकेट करने को आता है, पता है कि नहीं? ऐसे ब्लैंक मैप मिलेगा, डॉट करके लोकेट करने को आएगा, आता है। मथुरा, दिल्ली, प्रयागराज, आगरा। आगरा में जस्ट यमुना नदी के बगल बना हुआ है, क्या बोलते हैं, लाल ताजमहल। ताजमहल और लाल किला भी दोनों के बीच में बहती है रिवर। ताजमहल के पीछे बहती है। ताजमहल के पीछे नदी, नदी के पीछे लाल किला। हाँ, दोनों के बीच हुआ ना। हाँ, गंगा, गंगा का लिख लो। हरिद्वार, काशी, हाँ, प्रयागराज, बलिया, पटना। हाँ, लिख लो लिख लो। पटना, बलिया, बलिया हो गया। काशी बनारस ही है, काशी को बनारस कहते हैं। कोलकाता, हाँ, गुड। अब आ जाओ इंदस रिवर सिस्टम पे। देखो, हिमालयन रिवर में 3 रिवर है मेन, गंगा, इंदस, नहीं, इसे गंगा रिवर सिस्टम कहते हैं। टोटल जो देखा ना, इसे बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम। ये जो पूरा मैप बना हुआ है, ये पूरा कंप्लीट गंगा रिवर सिस्टम। इसके बाद आता है इंदस रिवर सिस्टम, फिर आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखो, ब्रह्मपुत्र में खाली तुम नाम याद रखो, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र किस राज्य से बहती है? असम। असम में ना एक बहुत बड़ा पुल बना है, बोगीबील बोलते हैं। 9.2 किलोमीटर लेंथ है, मतलब 9 किलोमीटर लंबा ब्रिज ही बना हुआ है। उस ब्रिज भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है, बोगीबील कहते हैं। और उसके बाद तो ज्यादा ब्रह्मपुत्र में ज्यादा नहीं है। हाँ, ब्रह्मपुत्र में आपको एक बात जानने के लिए है कि अगर ये कहा जाए कि पानी के अमाउंट के हिसाब से भारत सबसे बड़ी नदी कौन है, तो बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वाटर। आप खुद सोचो, जिस नदी की चौड़ाई 9 किलोमीटर है, पानी कितना होगा? 9 किलोमीटर का तो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर। ये सोचने वाली बात है, 9 किलोमीटर लेंथ का ब्रिज बना हुआ है ब्रह्मपुत्र पे। और ब्रह्मपुत्र की एक खासियत, उस पे ना एक तुम्हारा रिवर आइलैंड है। सोचो, इतनी बड़ी नदी है कि उस नदी के बीच में आइलैंड है। उस निकाह माजुली नेचुरल है, बनाया नहीं गया है। हाँ, तो भारत का एक यूनिक फीचर कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर एक आइलैंड है, उसका नाम है माजुली, जो कहाँ है? असम। ये नाम याद रखिएगा, असम, ठीक है। असम में जो हर साल बाढ़ आती है, ब्रह्मपुत्र की वजह से आती है। और असम में ना एक
माजुली, माजुली, MAJULI, माजुली आइसलैंड। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, असम के अंदर कोई नेशनल पार्क बताओ जो बहुत फेमस हो। असम के अंदर एक नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। और बताओ। हाँ, पानी के ऊपर है। हेमिश कश्मीर में है। ऐसे तुम्हारे जो मन में आ रहा है बोल देते हो। ये मैं कह रहा हूँ असम वाला बताओ, जो याद आ रहा है सब बता रहे हो। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा, काजीरंगा मनास, ठीक है, काजीरंगा मनास सब वहां है तुम्हारा असम में। किस लिए फेमस है जरा सुनना तो ध्यान से। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। राइनो, राइनो जो नोट पे बना, 10 रुपए की नोट पे बना रहता है। अरे वो भाई, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। और वन हॉर्न राइनो को ना बहुत ज्यादा उसकी क्या पोचिंग की जाती है। पोचिंग समझते हो? मारना, इलीगल तरीके से मार देना पोचिंग कहलाता है। तो हंटिंग, 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 इलीगल हंटिंग, इलीगल हंटिंग को पोचिंग कहते हैं, ठीक है। और असम, यहां समझो, सुनो बात नहीं करते, यहां समझो कि असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है और बाढ़ के कारण वहां हर साल अगर जब बाढ़ आती है ना तो बहुत सारे बेचारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू फ्लड इन ब्रह्मपुत्रा। तो बस तुम्हारे लिए ब्रह्मपुत्रा के लिए 3-4 पॉइंट्स मेन थे। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क की कहानी छोटी जो बता दिया, क्योंकि वो एक ही लाइन है उसमें। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए। दूसरा असम, ठीक है, वहां पे कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्रा। और उसमें कौन सा आइसलैंड है? माजुली। पानी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी वो है, लंबाई के हिसाब से गंगा नदी बड़ी है, ठीक है। और एक है हमारी इंदस रिवर, ठीक है। अब आ जाओ फटाक से इंदस रिवर। इंदस रिवर सिस्टम नदियां हैं 5। कौन कौन सी हैं? कोई नाम बताएगा? तो नाम याद था, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। मैं नाम लिख रहा हूं, नाम लिखिएगा लाइन से, और ये नाम ना सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। झेलम, इंदस, हाँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। हाँ, लोग ब्यास लिखते हैं, राइट राइट, व्यास नहीं लिखते, ब्यास लिखते हैं। नहीं भाई, ये 5 रिवर होती ही है। हाँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। हाँ, इंडस रिवर सिस्टम में 5 रिवर्स हैं। और ये 5 नदियां कहां से बहती हैं? किसी एक स्टेट से बहती हैं। ये 5 रिवर किसी एक स्टेट से पास होती हैं, पंजाब से। इसीलिए से 5 रिवर्स वो कहा जाता है स्टेट। 5 नदियों का संग जो है ना पंजाब, यही है वो 5 नदियां। हो गई 5। चलेगा, लिख लो, अभी 9th में चलेगा। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। हाँ, ये रिवर का नाम याद रखना। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? सुना है? एक रिवर ट्रिब्यूटरी और किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। बताओ। रिवर के कॉन्सेप्ट में हम 2 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या क्या फिर से? उसे क्या बोलते हैं? और डिस्ट्रीब्यूटरी? तो किसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे? नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत हिला हुआ है, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं, अभी क्रिस्टल क्लियर होगा। आइए, अच्छा एक बात बताओ, गंगा और यमुना में कौन ट्रिब्यूटरी है? गंगा है कि यमुना है?
गंगा है। दोनों क्यों नहीं है? अब जब ये कहा कि नदियां के मिलके एक होती है, सबको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। किसी एक को बोलेंगे ना कि सबको बोलेंगे? गलत जवाब। आइए देखिए, पहले जो लिखना पढ़ना था लिख लिया, अब समझो। देखो ध्यान देना, जब कोई रिवर चल रही है, मान लो ये कोई रिवर चल रही है ए, ध्यान समझना, ये ए रिवर चल रही है। अब ध्यान समझ लो, ए रिवर चल रही है और इसमें ऐसी साइड से आके मिल रही है बी। देखो यहां से आके मिल गई बी और ये रिवर चलते चलते ऐसे चल जा रही है, ठीक है? तो बी कहलाएगी तुम्हारी ट्रिब्यूटरी, ए नहीं कहलाएगी। जो रिवर अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करती वो मेन रिवर रहती है, और जो नदी मिलने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर ले वो ट्रिब्यूटरी हो गई। यानी जो मिले वो ट्रिब्यूटरी, और वो भी कौन? जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही हो। अगर एक में 5 रिवर मिल रही हैं और 4 अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो 4 ट्रिब्यूटरी हो जाएगी और ए तुम्हारी मेन रह जाएगी। अब इसी का उल्टा केस करते हैं, ठीक है? ए आ रही है और बी आ रही है, तो ये रिवर मिलने के बाद ऐसे चली गई, ठीक है? तो ए हो गई तुम्हारी ट्रिब्यूटरी और बी हो गई तुम्हारी मेन रिवर। समझ आ गई बात? तो जो नदी अपना पाथवे नहीं चेंज करती है वो मेन रिवर कहलाती है, और जो उसमें मिलती है वो क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरी। सेम लॉजिक अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर। जब 2 रिवर डिवाइड होती है, जो पाथवे नहीं चेंज की है वो मेन रिवर है, और जो चेंज करके बगल से निकल रही है वो कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटरी। जितनी भी रिवर उसमें से छोटी छोटी निकलती जाएंगी वो सब क्या कहलाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटरी। हमारे टोटल मैप में गंगा ने कोई पाथवे नहीं चेंज किया, ये सब आके उसमें मिल रही थी, तो सारी रिवर्स क्या कहलाएंगी? ट्रिब्यूटरी। और ये सेम पाथवे गंगा का फॉलो होता है, यमुना का पाथवे चेंज होता है, तो हम बोलते हैं यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है? बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अगर ये कहा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है तो यमुना। क्यों? क्योंकि यमुना के पास खुद में बहुत सारी नदियां के मिलती हैं, टोन्स, हिंडन, चंबल, सिंध, और यही चंबल है ना, चंबल में एक रिवर और आके मिलती है शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन महाकाल, जो आपने सुना होगा। क्योंकि भारत में 4 जगह क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। कौन कौन जगह पे? 1, 2 बनारस, हरिद्वार, एक लगता है उज्जैन शिप्रा नदी किनारे, एक लगता है प्रयागराज, एक लगता है हरिद्वार, 3 और कहां लगता है? एक और कहीं लगता है, 4 जगह लगता है। ना 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 ना, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, चौथा कहां? मंदिर नहीं यार, वजह हमें बता देंगे इतना। अगर वही याद आ गया तो वही बता दूंगा यार, बहुत अच्छे से पता था मुझे और दिमाग से निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। नहीं याद आएगा, छोड़ो, कोई बात नहीं, बाद में भी शायद बोलते बोलते याद आ जाए। फिलहाल तो ये रिवर है, और जिसमें से बहुत बड़ा संगम तुम्हारा क्या है? प्रयागराज। तो ये था देखो रिवर्स के बारे में मोटा मोटा। अब इसके बाद साउथ इंडिया की रिवर्स आती हैं। ये कौन सी रिवर थी? नॉर्थ इंडिया की रिवर्स थी। ये नॉर्थ इंडिया की थी। साउथ इंडिया की फेमस रिवर के नाम बताओ। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। गोदावरी का एक कॉमन नेम है, बता सकते हो क्या? नीलगिरी तो पहाड़ है ना, मैं कह रहा हूं गोदावरी का एक कॉमन नेम है। क्या कॉमन नेम? क्या निक नेम कहो, निक नेम है। क्या नेम है? गोदावरी को किस नाम से और जानते हैं? बताओ। उसमें तो नहीं लिखा है। बताओ भाई, क्या नाम है गोदावरी का? निक नेम क्या है? गोदावरी नदी को किस नाम से और जानते हैं? ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। उन्हें ओल्ड गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को, सुना था? ठीक है, हाँ ये याद रखना, गोदावरी का नाम क्या है? ओल्ड गंगा। चलो अब मैं इसका वो लिख दे रहा हूं, आप खाली बोर्ड से उतार लो बस, ठीक है? हाँ
ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। मिटा देते हैं, क्या मतलब है। लिखो, बात मत करो। हाँ, गोदावरी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़। त्र्यंबकम। अरे कुछ डेटा नहीं है, कुछ डेटा है, एक समराइज डेटा लिख लो। जरूरी है क्या? किसमें? नहीं नहीं, अरे मैंने लिखने कोई जरूरत नहीं। ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। क्या चीज? डेस्टिनेशन कहाँ जाके मिलती है? मोटा मोटा है, और लेकिन तीन जो फेमस है उन्हीं का लिखो। क्या करोगे सबका लिख के? वैगई है, प्राणहिता है, शिप है, और भी क्या करोगे सबका? तीन मोटा मोटा जो सबसे फेमस रिवर है वही लिखो। कौन कौन सा? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जगह खाली तो भर दे। चलो ठीक है।
ऑरिजिन पे क्या लिखा क्या चीज? है? ओरिजिन कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम हिल नासिक से निकलती है, महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से निकलती है, ब्रह्मगिरी माउंटेन कर्नाटक से निकलती है, छत्तीसगढ़। बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, जाके मिल जाती है समुद्र में। बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन। एक मिनट, $597। बस इतना लिख लो, लेकिन याद ऊपर के 4 रख लेना। देखो किताब में तुम्हें 4 नाम मिल ही जाएंगे, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये वाले नाम मिल जाएंगे। पेन्नार ना मिले 4 मिल जाएंगे। कंप्लीट करो जल्दी से। क्या चीज? कल किसी क्लास है? नहीं, कल क्लास मेरी है कि सर की है? हाँ तो जो कहोगे। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। अच्छा एक और चीज मान लेते हैं, एकदम टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूं, अगर कल सर किसी कारणवश ना आ पाए, किसी कारणवश, तो 10th वाले टेस्ट देंगे, भेज देंगे। महानदी, प्रीवियस टेस्ट जो था ना, वही प्रीवियस टेस्ट पेपर करना, और अच्छे से नंबर कहाँ मिला था? अच्छा ठीक है, घुमा के वही सिंघावा हिल्स। देखो ये तब है जब सर अगर किसी कारणवश ना आ पाए तब, वैसे 90% चांस है वो आ ही जाएंगे। अब पकड़ेंगे एनी टाइम, पकड़ने का समय। भीड़ इतनी ज्यादा है ना वहां पे, इतनी ज्यादा भीड़ है कि देख के आदमी डर जाए। मतलब थोड़ा बहुत नहीं है। जहां एग्जाम देने गए हैं बिहार में, आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ है। मतलब आदमी खड़ा हो रहा है ना तो पूरा सटा हुआ है चारों तरफ से, ऐसे खड़ा हो रहा है, इतनी भीड़ है। हाँ देखो, इसलिए मैं मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नहीं तो इकोनॉमिक्स पढ़ लेना और क्या फिर, जैसे एक दिन और सही। हाँ नहीं समझ। हाँ पूरे यूपीए वाले भरे हैं। सही बात है, जनता है उत्तर प्रदेश की, भला कर रही है बिहार। सब तो गए हैं यार, पता नहीं कितने लोग गए हैं बिहार। जो रफली नहीं तो यहाँ से 3 से 4 लाख लोग गए हैं। 3 से 4? हाँ नहीं, टीचर बनने के लिए, वो भी कक्षा 5 वाला। वो बनेंगे ही नहीं, एक्चुअल में सरकार ने पहले ही बाहर कर रखा हुआ है। वो तो इस उम्मीद से गए हैं सर कि क्या पता लागू कर दे, क्या पता चालू कर दे, इस उम्मीद से गए हैं। वरना वहां जाने का मतलब 0 है, निल। पहले ही सरकार ने बाहर कर दिया, काम दे नहीं देना अपने मर्जी से। लोग कहे ठीक ठीक देंगे। एग्जाम जो हो रहा है टीचर वाला, इस टीचर के वैकेंसी में सब लोग पहले ही बाहर कर दिए गए। ठीक है हाँ
वो इसलिए ना कि अभी दे दे रहे, बाद में हंगामा करके करवा लेंगे, इस उम्मीद में है। चलो एक नजर देख ले क्विकली से, ठीक है, फटाफट समझ लेते हैं। गोदावरी को ओल्ड गंगा भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है ओल्ड गंगा, ठीक है। कहां से निकलती है? इसका नाम है त्र्यंबकम हिल, नासिक से निकलती है। टोटल लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। कहां जाके मिल जाती है? अंत में बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन में गिर जाती है, वहां जाके मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी रिवर कृष्णा रिवर, कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से निकलती है। याद करो, कल बता रहा था मैं महाबलेश्वर हिल स्टेशन के बारे में, ये वही है, सह्याद्री माउंटेन से निकलती है, मतलब महाबलेश्वर सह्याद्री से निकलती है। हाँ, महाबलेश्वर जगह का नाम है, वेस्टर्न घाट वहां से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। कहां जाके मिल जाएगी? बे ऑफ बंगाल में मिलेगी। मोस्ट सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न पोर्शन है वो हाइट पे है, ईस्टर्न पोर्शन लो पे है, तो ईस्ट से निकल के वेस्ट से निकल के ईस्ट में चली जाती है, ठीक है। फेमस नेक्स्ट कावेरी, कावेरी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी माउंटेन्स कर्नाटका से। टोटल लेंथ 800 किलोमीटर्स। डेस्टिनेशन उसका क्या है? बे ऑफ बंगाल। महानदी, महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के सिंहावा पहाड़ी से, ठीक है, सिंहावा हिल से निकलती है, और टोटल लेंथ लगभग 851 किलोमीटर्स। वैसे ही पेन्नार वैगई, ऐसे एक रिवर वैगई भी है। पेन्नार कहां से निकलती है? नंदी दुर्ग हिल कर्नाटका से। ये मोटा मोटा आपको याद कितना रखना है अपने क्लास के हिसाब से, 1 2 3 4, ये भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के 4 बुक में 4 नाम मेंशन किए हैं, ठीक है। इन चारों पे आपको बड़ा अच्छा बना दिया, बड़ा अच्छा बना दिया, ठीक है, बस याद रखिएगा आप सब। तो देखो ड्रेनेज सिस्टम में इतना ही है, अगर आप मुझे दिखा, जो एक्स्ट्रा होगा पूछ लेना। ये समझ में आया ना? ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी कौन से समझ में आएगा? ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? अच्छा एक और कॉन्सेप्ट सुनो, बात नहीं, रिवर बेसिन किसे कहते हैं? रिवर बेसिन किसे कहते हैं? रिवर बेसिन, फिर से मैं सुन ही नहीं पाया सही से। द एरिया ड्रेन बाई, रिवर का बेसिन किसे कहते हैं? अच्छा एक छोड़ो, बताओ बेसिन किसे कहते हैं? रिवर का बेसिन, हाँ तो चैप्टर 3 तो था ये, और क्या 3 चल रहा है? हाँ ये ना 2 शुरू से ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, देखते रहो। ये रिवर मैप, ये वो क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर, भागीरथी, हाँ हाँ ये गंगा रिवर सिस्टम है ना, हाँ 3 में है। अरे देखो जो मैंने बुक से देख के नहीं बता रहा हूँ ना, कुछ छूटा है वो दोबारा कवर कर देंगे, दोबारा बता देंगे, ये कह रहा हूँ ना, ठीक है। जो बचा खुचा जो पोर्शन बचा उसे दोबारा, अच्छा चलो फटाफट बेसिन सुन लो। रिवर बेसिन किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट समझो, लाइन रट लोगे तो कोई बहुत वो नहीं है, ठीक है, आप लॉजिक समझो। बेसिन किसे कहते हैं? देखो जब तुमने बेसिन में हाथ धुला होगा तो जितना हिस्सा जो पानी बेसिन में गिरता है वो पाइप के थ्रू नीचे जाता है, उतना हिस्सा बेसिन कहलाता है। और जो हिस्सा बेसिन के बाहर ऐसे रहता है वो बाहर का हिस्सा, वो बेसिन का पार्ट नहीं है। ये लाइन समझ रहे हो ना? अगर तुमने देखा होगा हाथ धोने वाली बेसिन तो कुछ ऐसे होगी फिर ऐसे होगी, तो जो हिस्सा ऐसे दिख रहा है ना इसको बोलते हैं बेसिन पोर्शन, और जो आगे फ्लैट हो रही है ये बेसिन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक रिवर बह रही है तो वो एक रिवर का ना कैचमेंट एरिया होगा, यानी जहां भी पानी बरसेगा वो घूमते टहलते वहां तक पहुंच जाएगा। तो अगर मैं कोई क्षेत्र देखता हूं तो मुझे जो जितना ढलान का एरिया दिखाई देता है ना, जितनी दूर में वो रिवर पानी कलेक्ट करती है वो उसका बेसिन कहलाता है। समझ पाई ये चीज क्या चाह रहा हूं? जैसे देखो यहां से एक रिवर बहती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और ये सब एरिया है, यहाँ सब घर बने हुए हैं, और यहाँ एक रिवर बहती है, ठीक है, और यहाँ सब घर बने हुए हैं। तो जो यहाँ जो मकान बने हुए हैं, ये जो यहाँ मकान बने हुए हैं, यहाँ का पानी इस रिवर में आता है और यहाँ जो गिरता है इधर जाता है, तो यहाँ तक का एरिया पूरा क्या कहलाएगा? इसका बेसिन कहलाएगा, क्योंकि इतने तक के एरिया का पानी इसी में आता है, ठीक है। वही लॉजिक है, जहां बेसिन में जितना पानी गिरेगा उस पाइप से गिरेगा ना,
तो इस रिवर में जितना भी पानी आएगा इस पूरे एरिया का वाटर ये क्या कहलाएगा, उसका बेसिन कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन? सुना की बात? तो जो रिवर कैचमेंट एरिया है यानी उस रिवर का जितना रिवर कैचमेंट एरिया है वो क्या कहलाएगा, उस रिवर का रिवर बेसिन कहलाएगा। ठीक, समझ पाए? तो हम इस वक्त कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं गंगा के बेसिन में। समझ में आई बात? हाँ सच है, तभी तो हम देखते हैं पानी बह के जा रहा है, कहाँ जाएगा, रिवर में जाएगा। ठीक, बेसिन में बैठे तभी दिख रहा है। हाँ, और सीधा रिवर में बैठ जाएंगे तो क्या पानी साथ देखेंगे? क्या बेसिन में चीनी? तो बह नहीं जाती, जाओ तो देखो हिमाचल में गाड़ी उड़ी बह जा रही है, हम थोड़ा सा यहाँ नहीं बह रही है। और क्या